हेलो एस्पिरेंट्स। एम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के वो टॉपिक्स शॉर्ट फॉर्मेट में लेके आऊँगा जिनसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ नोबेल प्राइज़ 2024। ठीक है, कि नोबेल प्राइज़ किनको मिला है और उनके साथ ही और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड वो मैं आपको बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं नोबेल प्राइज़ 2024 किन-किन सब्जेक्ट्स में मिला है। तो सबसे पहले फिज़िक्स में देखते हैं। नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में जॉन जे हॉफमैन और ग्रेगरी हिंटन इनको मिला है। किस लिए मिला है? तो इन्होंने किया है एक मशीन लर्निंग के थ्रू आर्टिफ़िशियल न्यूरल नेटवर्क की खोज। ठीक है, अब ये आर्टिफ़िशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? तो देखिए आर्टिफ़िशियल न्यूरल नेटवर्क जो होता है वो एक तरह से एक ऐसा आइडिया है जिसमें डेटाबेस जब हम सेंड करते हैं तो उस डेटा को कंप्यूटर क्या करता है, कैप्चर करता है और उसके बाद उस डेटा से डिसाइड करता है कि क्या पैटर्न्स हमारे सामने आ रहे हैं। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस कहाँ हो सकता है? तो पार्टिकल फिजिक्स में, मटेरियल साइंस में, एस्ट्रोफिजिक्स में, इन जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल आज के दिन में हमारे टाइम में कहाँ होता है? तो फेशियल रिकॉग्निशन और लैंग्वेज ट्रांसलेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये यूज़ होता है। ठीक है, अब इसके साथ ये भी जान लेते हैं कि जॉन जे हॉफमैन और ग्रेगरी हिंटन है कहाँ से। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कहाँ से हैं ये लोग। तो जॉन जे हॉफमैन जो हैं वो है यूएसए से। ठीक है, और ग्रेगरी हिंटन जो है वो ब्रिटिश कैनेडियन है। चलिए फिजिक्स का नोबेल हमने जान लिया। फिजिक्स के नोबेल के साथ इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी याद रखिएगा कि सबसे पहला नोबेल फिजिक्स का किसको मिला था? कई बार क्वेश्चंस पूछ चुका है। तो सबसे पहला जो नोबेल मिला था, फर्स्ट नोबेल, ये मिला था विल्हेम कॉनरेड को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला। अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे अभी नोट नहीं कर पा रहे हैं तो ध्यान से सुन लीजिए, बाद में पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ 2024 का किसको मिला है? तो 3 लोगों को मिला है। ठीक है, डेविड बेकर को, डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर। अब ये दोनों एक साथ मैंने क्यों लिखा है और ये डेविड बेकर को अलग क्यों लिखा है? तो इसका एक ट्रिक है। देखिए, इन्होंने कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन का पता किया। ठीक है, और जो हसाबिस और जंपर ने क्या किया है, प्रोटीन स्ट्रक्चर का प्रिडिक्शन किया कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा होता है प्रोटीन का। अब ये लोग हैं कहाँ से? डेविड हसाबिस और जॉन जंपर, ये दोनों यूएसए से हैं। सॉरी, डेविड बेकर यूएसए से हैं और जॉन जंपर भी यूएसए से हैं, पर डेमिस हसाबिस ब्रिटेन के हैं। ठीक है, एक्चुअल में इन्होंने किया क्या है ये बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, डेविड बेकर ने क्या किया है कि इन्होंने एक नया ही एंटायर प्रोटीन का डिज़ाइन को पता किया है, जबकि डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर ने डेवलप किया है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जिसके थ्रू 3D स्ट्रक्चर से प्रोटीन का डिज़ाइन हम देख सकते हैं कि एक्चुअल में 3D मॉडल प्रोटीन का कैसा होता है। ठीक है, अब इसके लिए जो ये हसाबिस है इन्होंने 2020 में एक अल्फा फोल्ड 2 नाम से एक एआई बेस्ड मॉडल तैयार किया था। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या हो गया याद रखने के लिए कि इन्होंने एक 3D स्ट्रक्चर प्रोटीन का डिज़ाइन किया किसके थ्रू? एक अल्फा फोल्ड 2 2020 में इन्होंने एआई बेस्ड मॉडल तैयार किया था उसके थ्रू। चलिए अगला देखते हैं। नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स या फिजियोलॉजी या मेडिसिन में इस बार किसको मिला है? इस बार 2 लोग को मिला है, विक्टर एम्ब्रोस और उसके साथ ही गैरी रूफकोन। तो अगर आपको याद करना है, एक ट्रिक है इसका, अगर आप चाहें तो 2011 अगर आपको याद हो, ठीक है, 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप विक्ट्री किया था और वर्ल्ड कप विक्ट्री के समय हमारे कोच कौन थे? गैरी कर्स्टन। तो आप चाहें तो वैसे याद रख सकते हैं, या तो अगर आप चेस जानते हो, चेस खेलते हो, तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि
गैरी कैस्परोव को चेस का बहुत बड़ा विजेता माना जाता है, विक्टर माना जाता है। उन्होंने बहुत सारे टूर्नामेंट्स जीते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे ट्रिक याद रखना चाहते हैं, ठीक है? ट्रिक्स एक नहीं होती है, बहुत सारी ट्रिक्स होती है, आपके ऊपर है, आप कैसा ट्रिक को पढ़ना चाहते हैं। अब इन्होंने किया क्या है, तो इन्होंने माइक्रो आरएनए से पोस्ट ट्रांजिशनल जीन रेगुलेशन के बारे में पता किया है, ठीक है? हिंदी में बता दूं तो माइक्रो आरएनए से पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन के लिए इसमें भूमिका दी है। अब इसमें होता क्या है, माइक्रो आरएनए होता क्या है, देखिए दो तरीके का वर्ड आप सुने होंगे, एक एम आरएनए और एक होता है माइक्रो आरएनए, ठीक है? तो देखिए एमआरएनए क्या होता है, एमआरएनए होता है मैसेंजर आरएनए, कि हम सेंड क्या करना चाहते हैं, कौन सा डेटा सेंड करना चाहता है जीन वो। लेकिन जो माइक्रो आरएनए है वो बताता है कि कितना प्रोटीन यूज करना है, ठीक है? एक्चुअल कंजप्शन ऑफ प्रोटीन, ठीक है? मतलब ये क्या करता है, ये मैनेज करता है कि कितना जरूरत है हमें उतना ही चाहिए। क्योंकि जो माइक्रो आरएनए है वो एमआरएनए से जब लेता है तो एमआरएनए को डेटा नहीं पता होता है कि कितना सेंड करना है प्रोटीन, कितनी ज़रूरत है बॉडी के लिए। माइक्रो आरएनए उसी चीज़ को क्लेरिफाई करता है, उसी चीज़ को सीधा करके बताता है कि देखिए हमारे बॉडी को इतना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, इतने सेल्स को इतनी ज़रूरत है, ठीक है? डीएनए से निकाल के उतना ही प्रोटीन वो यूज़ करेगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। अब इसको बताया कैसे था उन्होंने, ठीक है? तो इसके लिए देखिए क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे कि उन्होंने वर्म सी इलेगेंस नाम से एक वर्म होता है, ठीक है? वर्म यानी कीड़ा। तो उस कीड़े को यूज़ किया और उसके थ्रू ये एक्सपेरिमेंट करके पता किया कि माइक्रो आरएनए क्या यूज़ कर सकते हैं, कैसे रेगुलेट करता है जीन थेरेपी को, ठीक है? उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। इसका आपको वो मिल जाएगा कि पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे चैनल से। चलिए अगला देखते हैं, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर यानी साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024। तो एक चीज़ बताना रह गया इससे पहले कि ये दोनों यूएसए से हैं, ठीक है? ये दोनों यूएसए के हैं। आप जानते हैं नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर किसको मिला है? नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2024 यानी साहित्य का नोबेल प्राइज़ मिला है हान कांग को। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट साउथ कोरियन है ना, जिनको लिटरेचर में लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ मिला है। तो एक्चुअली इनको क्यों मिला है? तो ये क्या करती हैं कि जितने भी हिस्टोरिकल ट्रॉमाज़ हैं, मतलब आप जितने भी दर्द वगैरह से घुस जो आप ऐतिहासिक आघातों से का सामना करते हैं, उसके हिसाब से जो मानव नाजुक है, मानव का जीवन नाजुक होता है, उसको उजागर करती है इनकी कविताएँ, इनके जो छंद होते हैं, मतलब इनके पोर्स वगैरह। उनसे हमें पता चलता है कि पीड़ा क्या होती है और कैसे पीड़ा एग्रीवेट होती है, मतलब दर्द जो है कैसे बढ़ जाता है, ठीक है? तो इनके कुछ लिटरेरी वर्क है, अगर कभी पूछ ले तो याद रख सकते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने 1993 में अपना लिटरेरी वर्क स्टार्ट किया। इन्होंने पहली पोर्स लिखी, पहला छंद लिखा शॉर्ट स्टोरी के रूप में, जिसको बोलते हैं लव ऑफ येसो, ठीक है? लव ऑफ येसो। फिर इनकी एक नोवेल आई वेजिटेरियन, जो कि 2007 में आई, ठीक है? और मैंने आपको बता ही दिया कि ये फर्स्ट साउथ कोरियन ऑथर है जिनको नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में मिला है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जिनको भी पहला मिलता है तो कई बार क्वेश्चंस हो जाते हैं पूछने के लिए कि किनको मिला है पहला, ठीक है? इसके साथ ही अब अगला देखते हैं नोबेल पीस प्राइज़ यानी शांति पुरस्कार। तो शांति पुरस्कार मिला है निहोन हिदेनकायो, ठीक है? हिदेनकायो ये क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। किसका संगठन है? तो ये संगठन है वैसे लोगों का जो कि हिरोशिमा और नागासाकी के टाइम में सरवाइव कर गए थे, ठीक है? उस एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर को सरवाइव करने वाले लोग, जिनको हम हीबाकुशा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? हीबाकुशा के लोग हैं, ये लोग मिलके निहन हिंदकायो ऑर्गेनाइजेशन का संगठन किए। और इसके साथ ये लोग क्या करते हैं? तो ये लोग करते हैं परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने की कोशिश, ठीक है? यानी कि ऐसा वर्ल्ड चाहते हैं जहाँ पे न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड हो, ठीक है? वेपन्स ही ना हो, न्यूक्लियर वेपन्स, ताकि जैसा ट्रेजेडी उन्होंने झेला यानी जापान ने झेला, वैसे दोबारा कोई और ना झेले। तो 2 शहर हिरोशिमा एंड नागासाकी।
ठीक है, 1945 में बॉम्बिंग हुआ था, ये तो सबको पता है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में। चलिए अगला देखते हैं। इकोनॉमी का जो नोबेल पुरस्कार है, अब इसका नाम इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि ये बाद में स्थापित किया गया था, ठीक है? इतना याद रखिएगा कि इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार स्टार्टिंग से नहीं मिलता है। ये स्टार्ट हुआ था 1969 से, पहली बार मिला था। 1968 में इसको बनाया गया, लेकिन 1969 में पहली बार इसका प्रदान किया गया नोबेल प्राइज़। तो इसको बोलते हैं सेवरिज रिब्स्कन प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। ये एक बैंक है जिसने देना स्टार्ट किया। तो इस बार किसको मिला है? तो इस बार मिला है डैरेन एस मोंगलू को, साइमन जॉनसन को और जेम्स रॉबिन्सन को, ठीक है? अब देखिए, ये तीनों लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये तीनों लोग बिलोंग करते हैं यूएसए से, ठीक है? तीनों यूएसए से हैं। अब इन्होंने किया क्या है? तो इन्होंने पता किया है कि कैसे कोई इंस्टीट्यूशन यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन या संगठन बनता है और कैसे वो देश की प्रगति में अपना सहयोग देता है। तो देखिए इसके लिए उन्होंने किया क्या था? तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक्चुअली में एक डेटा सेट निकाला। कहाँ से निकाला? तो एक अमेरिका और मेक्सिको के साथ जुड़ा हुआ एक सिटी है, एक छोटा-सा एरिया है, जो दोनों जगह पाया जाता है, ठीक है? मेक्सिको में भी पाया जाता है और साथ ही साथ यूएसए में भी पाया जाता है। इसका नाम है, लिख देता हूँ मैं आपके लिए नाम, नोगेलेस, ठीक है? नोगेलेस यूएसए में भी है, एरिज़ोना के पास, और सोनोरा नोगेलेस जो है वो मेक्सिको में है, ठीक है? तो ये जो दोनों जगह है वहाँ पे पता किया गया कि एक ही जैसा एरिया है, एक ही जैसे लोग हैं, फिर भी दोनों जगह पे जो प्रॉस्पेरिटी है, मतलब जितना अच्छा जीवन लोग यूएसए में एरिज़ोना के नोगेलेस में बिता रहे हैं, उतना ही खराब जीवन नोगेलेस जो सोनोरा है मेक्सिको का, वहाँ पे लोग बिता रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का कंपैरिज़न बताया था। इसके माध्यम से पता किया गया कि कैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई संगठन बनता है और कैसे वो इफ़ेक्ट करता है देश की प्रगति में, ठीक है? तो इसके लिए 3 की मॉडल या 3 की कंपोनेंट पे विचार किया गया था। एक था कॉन्फ्लिक्ट ओवर रिसोर्स एलोकेशन, कि जो रिसोर्सेज़ होता है उसको कैसे बाँटा जाए बराबरी से, ठीक है? फिर मास मोबिलाइज़ेशन जो हो रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह विस्थापन जो हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए? ये कैसे चैलेंज बनाते हैं, ठीक है? क्योंकि पता है कि मेक्सिको से ज़्यादातर मोबिलाइज़ेशन यूएसए की तरफ होता है। उसके अलावा कमिटमेंट प्रॉब्लम, कि कैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर बनता है, तो वो अगर कमिटमेंट करता है तो पूरा नहीं कर पाने के कारण उस देश में प्रॉस्पेरिटी नहीं आ पाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हमने सारी चीज़ें देख ली कि फिज़िक्स में किसको मिला, लिटरेचर में किसको मिला, केमिस्ट्री में किसको मिला, मेडिसिन में, पीस में और इकोनॉमिक्स में। अब जानते हैं थोड़ा-सा इतिहास के बारे में कि एक्चुअल में जो नोबेल प्राइज़ है, इसका स्थापना कहाँ से हुआ? तो ये हुआ था, देखिए, जो नोबेल प्राइज़ है ये 1901 में स्टार्ट हुआ था। तो जो सबसे पहला जो फाउंडेशन हुआ था, नोबेल फाउंडेशन जो, वो बना था 1900 में। जो प्राइज़ है वो कहाँ से दिया जाता है? स्वीडन से और नॉर्वे से। जो कि सेरेमनी होता है, याद रखिएगा डेट, 10th दिसंबर को। हर साल 10 दिसंबर को एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज़ की जाती है स्वीडन में और नॉर्वे में। कब से? 1901 से। और ये फाउंडेशन कौन-सी है? नोबेल फाउंडेशन। कब बनी थी? 1900 में। तो जो सबसे पहला जो मिला था, वो कब मिला, किस-किस सब चीज़ों के लिए मिला था? तो वो मिला था आपको लिटरेचर के लिए, मेडिसिन के लिए, फिज़िक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और पीस के लिए, ठीक है? इकोनॉमिक्स बहुत बाद में, इकोनॉमिक्स मैंने आपको बता ही दिया कि 1968 में पहली बार आप नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स दिया गया, 1969 में। 1968 में और एक बैंक जिसका नाम था सॉवरेन रिक्स बैंक, ठीक है? सॉवरिज रिक्स बैंक, इन्होंने प्राइज़ देना स्टार्ट किया। अब ये जो प्राइस आता है, ये प्राइस आता कहाँ से? तो ये आता है अल्फ्रेड नोबेल के विल से। मतलब अल्फ्रेड नोबेल मरने से पहले अपनी एक विल बना के गए थे कि मेरी जो भी संपत्ति है या मुझे जो भी मेरे पैसे मिलते हैं, उन सबको इस्तेमाल किया जाएगा लोगों के, ह्यूमन काइंड में, ठीक है? वर्ल्ड में ह्यूमन काइंड को बेनिफिट करने वाली चीज़ों के लिए। मतलब ऐसा मेडिकल कोई आविष्कार हुआ होगा या डिस्कवरी होगा जिससे
ह्यूमन काइंड को बेनिफिट हो, ठीक, लिटरेचर में जिससे ह्यूमन काइंड को बेनिफिट हो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, तो उन सब चीज़ों को पिछले सालों में जिन्होंने ये सब किया है उनको चुना जाता है। किसके माध्यम से? नॉमिनेशन के माध्यम से। नॉमिनेट कब होता है? सितंबर में हर साल। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि आपको कब से स्टार्ट हुआ है, किस किस सब्जेक्ट्स में मिलता है, और सितंबर में इसका नॉमिनेशन होता है, और हर साल 10 दिसंबर को स्वीडन और नॉर्वे में सेरेमनी के माध्यम से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक और चीज़ बता दूं कि एल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था। तो एल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को। ये 10 दिसंबर को मरे थे, इसीलिए इसी दिन को हम सेरेमनी के रूप में अपनाते हैं। ठीक है, और इन्होंने किया गया था आविष्कार, इन्होंने क्या किया था? तो ये आपका आज का क्वेश्चन, आप कमेंट में लिख दीजिए कि एल्फ्रेड नोबेल को हम किस लिए या उनके किस आविष्कार के लिए जानते हैं। जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसे आखिरी में हार्ट या लाइक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में। चलिए कुछ और फैक्ट्स, आपको एक छोटे से फैक्ट्स बता दूं, उसके बाद इस लेक्चर से हम अगले सीरीज में क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो सारे नोबेल प्राइज है ये देता कहाँ कौन है? तो जब भी हम बात करते हैं फिजिक्स की, ठीक है, केमिस्ट्री की और इकोनॉमिक्स की, तो ये देता है रॉयल, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमी, इन तीनों के लिए देता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। ठीक है, इसके अलावा जब हम लिटरेचर की बात करते हैं तो ये देता है स्वीडिश एकेडमी। ठीक है, पीस प्राइज जो है ये देता है नॉर्वेयन नोबेल कमेटी। ठीक है, मेडिसिन का अवार्ड दिया जाता है नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी फैक्ट्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मैंने बता दिए हैं आपको याद होंगे। एक दो बार आप वीडियो देखिए, रिवाइज करिए, तो आपको ये सारी चीज़ें वापस याद हो जाएंगी। चलिए इस लेक्चर को अब यहीं एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम जानेंगे अबाउट किनको हमारे देश में इस साल भारत रत्न और दूसरे अवार्ड्स मिले हैं, नेशनल अवार्ड्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसी की लेक्चर यहाँ अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिलते रहें, और साथ ही साथ ये वीडियो आप उन लोगों के साथ शेयर करें जो आने वाले एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, जैसे यूपीएससी, पीएससी, सीजीपीएससी जो 9 फरवरी को है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उन तक शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।